हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर के 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर 3rd है और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, अब आपको यहां पर एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर कह सकते हो या फिर एक क्यूब कह सकते हो कंसीडर करना है। आप एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी कंसीडर कर सकते हो यहां पर, लेकिन आपको बनाना कुछ ऐसे है। देखिए, ठीक, ये देखिए क्यूबिकल ब्लॉक या एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक कह सकते हो आप, उसकी तरह लग रहा है। ठीक है, ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस का ओरिजिन है वो यहां पर है। ठीक है, आप इसको रूम की तरह भी कंसीडर कर सकते हो। तो रूम में ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, और इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो ये आ गया वेक्टर, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर वाला, और इस वेक्टर को एक नाम दे देते हैं वेक्टर ए। ठीक, अब देखिए इस वेक्टर के हम प्रोजेक्शन बनाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। तो देखिए इसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन होगा वो ये वैल्यू होगी ax। ठीक, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग इसको हम वेक्टर कंसीडर कर लें तो ax वेक्टर इधर की तरफ हो जाएगा। उसी तरीके से इसका जो प्रोजेक्शन y एक्सिस पर मिलेगा वो ये मिलेगा, तो ये बन जाएगा वेक्टर ay। इसी तरीके से z एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो बन जाएगा ये az। ठीक, अब इस वेक्टर के हम x एक्सिस से एंगल कंसीडर करते हैं अल्फा, y एक्सिस से एंगल कंसीडर कर लेते हैं बीटा का, और मान लेते हैं यही वेक्टर z एक्सिस के एंगल बना रहा है गामा का। ठीक है, तो अब ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, जो ये कंप्लीट हो रहा है, इस ट्राइंगल में अगर हम cos अल्फा की वैल्यू निकालें, cos अल्फा, तो cos अल्फा इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी ax के इक्वल और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा a के इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं ax विल बी इक्वल टू a cos अल्फा के इक्वल होगा। इसी तरीके से ये जो ट्राइंगल कंप्लीट होगा इस वेक्टर को कंसीडर करते हुए y एक्सिस पर, ये वाला जो ट्राइंगल कंप्लीट होगा इसमें अगर हम cos बीटा की वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू हो जाएगी ay अपॉन a के इक्वल। तो ay विल बी इक्वल टू a cos बीटा। ठीक, ये y की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से इसको अगर हम इस z एक्सिस के साथ ट्राइंगल को कंप्लीट करें तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा इसमें cos गामा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू az अपॉन a के इक्वल होगी। मींस हम यहां से a को az को लिख सकते हैं a cos गामा के इक्वल। ठीक है, ax ay az की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां से। अब देखिए ये जो वेक्टर a है इसको हम वेक्टर ax, वेक्टर ay और वेक्टर az के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay प्लस वेक्टर az। जैसे याद कीजिए 2 डायमेंशनल में हम लोगों ने वेक्टर a को लिखा था वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay के इक्वल, तो वैसे ही यहां पर इसके 3 कंपोनेंट बन रहे हैं, तो वेक्टर a की वैल्यू उन तीनों कंपोनेंट के समेशन के इक्वल हो जाएगी। अब यहां पर इसको ax i कैप और ay वेक्टर को ay j कैप और प्लस az वेक्टर को az k कैप लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर के टर्म में उनको लिख दिया हमने। अब ax को हम यहां से a cos अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही वैल्यू देखो बनेगी, ax को लिख सकते हैं a cos अल्फा i कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप। ठीक है, इनके जो ये कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू को हम a cos अल्फा, a cos बीटा, a cos गामा पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसको हम मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं या फिर सिंपल वेक्टर ए लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो इनके कंपोनेंट्स देखिए ये दे रखे हैं, तो इनको हम रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल में अगर कंपोनेंट बनते हैं तो फिर वेक्टर की वैल्यू उनके कंपोनेंट के इक्वल ये बनेगी। ठीक है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ठीक, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। ठीक, ये वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा इसमें? ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो ये डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे थे, अगर हम इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है जो आपको याद रखना है। देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, cos अल्फा की वैल्यू आती थी ax अपॉन a, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। cos बीटा की वैल्यू हो जाएगी ay स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। cos स्क्वायर गामा की वैल्यू हो जाएगी az स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड में हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ऊपर आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ठीक, तो ये जो ऊपर जो समेशन हमको मिल रहा है इसको हम a स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं और अपॉन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रेशियो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इन सब का समेशन 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना है आपको। पूछ रहे हैं फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, इन सब का समेशन फाइंड आउट करना है, इसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। ओके बेटा, आपने सॉल्व कर लिया होगा, चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए जो साइन स्क्वायर अल्फा है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। इसी तरीके से साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये 1 और ये 1 ऐड होकर के 3 के इक्वल हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लेते हैं इन तीनों में, तो माइनस जब बाहर आ जाएगा तो अंदर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 3 माइनस, और ये वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने देखा 1 के इक्वल होती है, तो 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, मैच कर रहा आंसर बेटा। क्लियर हुआ सबको? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर ए की वैल्यू हमें दे रखी है और पूछ रहे हैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। ठीक है, फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा बेटा, चलिए आंसर मैच कराते हैं। अब तो हमको इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, मतलब cos अल्फा निकालना है, cos बीटा निकालना है, cos गामा निकालना है। तो देखिए cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ax अपॉन a, ax मतलब x कंपोनेंट 5 के इक्वल है, और a इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 30, तो 5 अपॉन रूट 30। ठीक है, ये आ जाएगी इसके cos अल्फा की वैल्यू। अब निकालते हैं cos बीटा, ये होगा ay अपॉन a, तो ay की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू हो जाएगी रूट 30।
इसी तरीके से cos गामा की वैल्यू हो जाएगी az अपॉन a। az की वैल्यू है 1 के इक्वल और a की वैल्यू √30। ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन आ गए। आशा है आपका भी मैच कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, अब एक नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड। ठीक है, सपोज कर लेते हैं वेक्टर A इक्वल टू गिवन है ax i कैप प्लस ay j कैप। इसी तरीके से वेक्टर B की वैल्यू गिवन है bx i कैप प्लस by j कैप। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं और सपोज कर लेते हैं उनका रिजल्टेंट वेक्टर r के इक्वल है। तो वेक्टर r विल बी इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो इनको लिख सकते हैं ax प्लस bx i कैप प्लस ay प्लस by j कैप। ठीक, अब इधर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर r है, इसको भी इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं rx i कैप प्लस ry j कैप। और राइट हैंड साइड में हमको मिल रहा है ax प्लस bx i कैप प्लस ay प्लस by j कैप। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए rx की वैल्यू मिलेगी ax प्लस bx के इक्वल और ry की वैल्यू मिलेगी ay प्लस by के इक्वल। ठीक है, यहां पर rx और ry कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। ठीक है, इनको लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। ये वेक्टर r के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा प्रोसेस हम लोगों ने ये 2 डायमेंशन वेक्टर के लिए किया, ऐसा ही 3 डायमेंशन वेक्टर के लिए भी कर सकते हैं। उनका भी रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके भी 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फिर हमें मिलेंगे, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है। देखिए लॉ ऑफ कोसाइन एक्चुअल में वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ही है। चलिए देखते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं ये एक वेक्टर A है, ठीक, और ये दूसरा वेक्टर B, टेल टू टेल इसमें ऐड करते थे। B के पैरेलल यहां पर एक लाइन खींचते हैं और एक यहां पर B से पैरेलल होती हुई A पर लाइन खींचते हैं। ठीक, ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि इसमें ये ओरिजिन O है। ठीक है, इसको P कंसीडर कर लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इसे को आगे बढ़ा करके और इसको S कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, ये वेक्टर R को रिप्रेजेंट करेगा जो इनके एडिशन वेक्टर A प्लस वेक्टर B के इक्वल होगा। ठीक, इस एंगल को कंसीडर कर लीजिए अल्फा का है और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है सपोज कर लीजिए वो थीटा का है। ठीक, अब इस वाले पैरेललोग्राम में हम आते हैं इस ट्राइंगल पे। ये ट्राइंगल OQS, ट्राइंगल OQS में, तो इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो OQ का स्क्वायर होगा उसको हम OS का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, OQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OS का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर। OQ का स्क्वायर R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। OS को OP प्लस PS का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, दिस प्लस दिस और प्लस SQ का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो OP है वो वैल्यू A के इक्वल हो जाएगी, ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड होगा, और PS ये वाली जो वैल्यू होगी इसको देखो क्या लिख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है वो B के पैरेलल है तो इसका मैग्नीट्यूड B के इक्वल होगा। ये एंगल भी थीटा बनेगा क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो इसका इधर कंपोनेंट PS बनेगा B cos थीटा और इसका जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट SQ के बराबर होगा और ये वैल्यू होगी B sin थीटा के इक्वल। तो देखिए PS को लिख सकते हैं B cos थीटा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और प्लस SQ का स्क्वायर मतलब
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन होगा, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आर स्क्वायर की आ जाएगी। तो यही जो वैल्यू हमें मिलती है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, यही वैल्यू कहलाती है, यही इक्वेशन कहलाती है लॉ ऑफ कोसाइन। अब देखिए यहां पर जो एंगल अल्फा बन रहा है, तो ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा ओ क्यू एस, ट्राइंगल ओ क्यू एस, तो इसमें tan अल्फा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा b sin थीटा के इक्वल और बेस की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी cos थीटा के इक्वल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो लॉ ऑफ कोसाइन की इक्वेशन मिलती थी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसमें आर जो होता था वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट होता था। ठीक, और ए बी यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड है और थीटा यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल बनता था थीटा, वही था थीटा। ठीक है, तो वही ये इक्वेशन है जिसको हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या कह सकते हो कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं इसके स्पेशल केसेस। तो केस फर्स्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कि ये जो दोनों वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, जैसे वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू 0 आप यहां पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 बनेगी। तो इनका रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहां से रिजल्टेंट आर की वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल मिलेगी। ठीक है, मतलब थीटा जब 0 होगा तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के समेशन के बराबर हो जाएगा और ये मैक्सिमम रिजल्ट की वैल्यू होती है। ठीक है, दो वेक्टर के बीच में जो मैक्सिमम रिजल्टेंट आर मिल सकता है उसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, सेकंड केस पर आते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का मतलब कि वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर और इनके बीच में एंगल ये 90 डिग्री है। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो देखो इधर से होकर के जाएगा, इनके बीच से होकर के, ये आर, और आर की वैल्यू होगी यहां पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, आर देखो यहां पर थीटा की वैल्यू 90 रखो तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। थर्ड केस पर आते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और जो वेक्टर बी है वो इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट की वैल्यू मिलती है आर, वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होती है और ये मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, इस कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू 180 रखोगे आप यहां पर तो cos 180 उसकी वैल्यू -1 के इक्वल होती है, तो यहां आ जाएगा -2ab। तो ये फार्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर की वैल्यू फिर आ जाएगी a माइनस बी के इक्वल। ठीक है, तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आर है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, इस मिनिमम वैल्यू से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक। ठीक है, a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक ये वेरी करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4। अगर दो वेक्टर
ए और बी हमें दिए हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, और अगर ए और बी के मैग्नीट्यूड इक्वल है, इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये दोनों वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, और अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल है, यानी कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस कंडीशन में जो हमें रिजल्टेंट मिलता है आर, उसकी वैल्यू 2a cos थीटा बाई 2 या फिर 2b cos थीटा बाई 2 के इक्वल होती है। ठीक, इस कंडीशन में जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। ठीक है, ये कैसे आ जाता है समझ लीजिए। r की वैल्यू देखिए, ये फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आती है। अब इसमें दोनों के मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गए तो देखो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए अंदर ही अंदर 2a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो यहां से देखिए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो वो फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर ही अंदर देखिए 2 2 ये 4 बनेगा, तो बाहर 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह बाहर a आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो यहां से देखिए रिजल्टेंट की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, ये क्लियर होगा बेटा सबको। तो ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने हैं, जिससे जो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आसानी रहे आपको। ठीक है, ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ साइंस क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हम लोग वही पैरेललोग्राम वाले डायग्राम पर आते हैं। सपोज कर लेते हैं ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये इसके पैरेलल लाइन खींची ए के और ये बी के पैरेलल। ठीक, फिर ए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा थीटा और ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है ना, जो वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगा। ये बी, तो ये भी वेक्टर बी के इक्वल मैग्नीट्यूड होगा इसका, इसको भी वेक्टर बी लिख सकते हैं। ये एंगल थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या करिए यहां से परपेंडिकुलर इस आर के ऊपर डालते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये ओ के इक्वल है। ठीक, ये पी के इक्वल, ये क्यू के इक्वल, ये एस के इक्वल। ठीक, इसको कोई डी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये है आर पूरा यहां से वहां तक। अब देखिए सपोज कर लेते हैं ये एंगल अल्फा का है, यानी कि रिजल्टेंट का जो वेक्टर ए के साथ एंगल बन रहा है वो अल्फा का, और ये वाला एंगल कंसीडर कर लेते हैं कि बीटा का बन रहा है इधर से। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं ओ क्यू एस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ क्यू एस में। ठीक, इसमें देखिए जो ये क्यू एस वाली लाइन है, जो वर्टिकल वाली लाइन क्यू एस को अगर हम आर के टर्म में लिखें तो ये एंगल अल्फा है, तो देखिए इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा आर साइन अल्फा, वो वैल्यू क्यू एस के इक्वल होगी। तो क्यू एस को लिख सकते हैं आर साइन अल्फा के इक्वल। ठीक, इसी तरीके से इसी क्यू एस को अगर हम बी के टर्म में लिखें तो देखो बी का ये वाला कंपोनेंट तो होगा बी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा वो होगा बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा को हम क्यू एस के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से क्यू एस की वैल्यू बी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए यहां से इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आर साइन अल्फा को लिख सकते हैं बी साइन थीटा के इक्वल। तो देखिए बेटा यहां से रिजल्ट हमको मिलेगा आर अपॉन साइन थीटा कर लो इधर, आर अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आर के अपॉन में साइन थीटा को ले आओ और इस साइन अल्फा को उधर ले जाओ बी के अपॉन में, तो बी अपॉन साइन अल्फा। ठीक, ये एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल से। क्लियर हुआ इतना बेटा सबको। अब इस ट्राइंगल में आते हैं, ट्राइंगल ओ
क्यू पी में, ठीक है, ओ क्यू पी वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में ये जो बीच वाली लाइन है परपेंडिकुलर डीपी, तो देखो डीपी को किसके इक्वल लिख सकते हैं? डीपी को अगर हम वेक्टर ए के टर्म में लिखें तो ये एंगल देखो अल्फा है, तो इसका जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा जो इधर की तरफ मिलेगा ए साइन अल्फा, वो डीपी के इक्वल होगा। तो डीपी इज इक्वल टू ए साइन अल्फा लिख सकते हैं। इसी तरीके से डीपी इज इक्वल टू बी के टर्म में भी वैल्यू लिख सकते हैं। ये एंगल देखो बीटा का है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा बीटा का, ये बी का कंपोनेंट जो ये वर्टिकल वाला इधर की तरफ मिलेगा, वो वैल्यू डीपी के इक्वल होगी। तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से इसका बीटा का है, तो बी का इधर का कंपोनेंट बनेगा बी साइन बीटा, जिसकी वैल्यू डीपी के इक्वल होगी। तो ये बन जाएगा बी साइन बीटा के इक्वल। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। ठीक है, तो यहां से देखो a अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गई सेकंड इक्वेशन हमारे पास। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां से कि r अपॉन साइन थीटा की वैल्यू b अपॉन साइन अल्फा के इक्वल होगी, और यही वैल्यू a अपॉन साइन बीटा के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां से हमें ये रिजल्ट मिलेगा। अब इसी रिजल्ट को बोलते हैं लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, ये रिजल्ट कहलाता है लॉ ऑफ साइंस। ठीक, क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं ये है वेक्टर ए, ठीक है, और ये है वेक्टर बी। तो अब क्या करेंगे, वेक्टर ए में हम माइनस वेक्टर बी को ऐड करेंगे, तो नेगेटिव वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। अब इसके पैरेलल इधर लाइन खींचेंगे और इसके पैरेलल इधर लाइन खींचेंगे, तो ये वाला जो डायगोनल हमें मिलेगा वो इनके डिफरेंस का रिजल्टेंट होगा आर डैश। आर डैश की वैल्यू वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी के इक्वल होगी, मतलब ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो ए और बी के बीच का एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा का है, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जो आर मिलता था हमें इन दोनों के समेशन का रिजल्टेंट, उसका एंगल अल्फा कंसीडर करते थे, याद करो ये आर, तो ये एंगल अल्फा कंसीडर करते थे। तो मान लेते हैं कि ये आर डैश का वेक्टर ए के साथ जो एंगल है वो ये अल्फा डैश आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो इनका समेशन है वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का, तो वो आर डैश है, तो आर डैश की वैल्यू वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल आ गई। ठीक, अब यहां पर ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा आर डैश, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। याद करो जब समेशन होता था तो वहां यही कॉस थीटा आता था, जहां पर थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता था, क्योंकि हम एडिशन कर रहे होते हैं तो ए और बी के बीच का एंगल लेंगे। अब यहां पर हम एडिशन किसका किसका कर रहे हैं, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का, तो इन दोनों के बीच का कॉस में एंगल लिया जाएगा, तो यहां बनेगा कॉस 180 माइनस थीटा। तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो सिंपल है इसको लर्न करना। एडिशन के केस में r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था, और सब्ट्रैक्शन के केस में यहां पर माइनस आ जाता है माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो उसमें 10 अल्फा मिलता था एडिशन के केस में, वैसे ही यहां पर हम 10 अल्फा डैश निकाल सकते हैं। तो 10 अल्फा डैश की जो वैल्यू होगी इस रिजल्टेंट आर डैश का वेक्टर ए के साथ एंगल,
तो ये बन जाएगा इस b का वर्टिकल वाला कंपोनेंट, मतलब b साइन थीटा होता था, याद करो वहां पर, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, और अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा होता था उसमें, तो यहां हो जाएगा a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, बस ऐसे याद रखो कि एडिशन के केस में जो थीटा होता था उसकी जगह यहां पर 180 माइनस थीटा आ जाएगा। तो देखो ये वैल्यू बन जाएगी b साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा के इक्वल रहेगा, तो b साइन थीटा हो गया, और अपॉन a यहां पर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा के इक्वल होगा, तो नीचे आ जाएगा माइनस b cos थीटा। तो tan अल्फा डैश की वैल्यू हो जाएगी b साइन थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा के इक्वल। क्लियर हुआ बेटा इतना? अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एडिशन में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था कि जब वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल थीटा होता था और a का मैग्नीट्यूड b के इक्वल होता था, ठीक, ऐसी जब कंडीशन होती थी तो जो रिजल्टेंट r मिलता था वो 2a cos थीटा बाई 2 के इक्वल मिलता था। उसी तरीके से यहां पर जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वेक्टर a और वेक्टर b का, तो जो रिजल्टेंट हमें r डैश मिलेगा इनका सब्ट्रैक्शन, उसकी वैल्यू आती है 2a sin थीटा बाई 2 या फिर 2b sin थीटा बाई 2। वहां पर cos होता था, यहां पर sin आने लगता है, ठीक है, बस इतना डिफरेंस आता है, क्योंकि यहां पर ये माइनस आएगा फॉर्मूले में, तो माइनस के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो जो r डैश की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा आएगी, ठीक, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, और इसमें 2a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो अंदर 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। अब देखो ये 2a स्क्वायर और अंदर 1 माइनस cos थीटा, तो अब 1 हटाने के लिए हम cos थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस, अब इसका ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो यहाँ 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर बचेगा ये 2 2 जा 4, तो 4 बाहर 2 आ जाएगा, a स्क्वायर का a बन जाएगा और साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह। ठीक है, तो r डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2a साइन थीटा बाई 2। क्लियर हुआ इतना बेटा सबको? ओके।